आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। कहने का मतलब है कि किसी इंस्टेंट पे आपको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री का फील होगा, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के तरीके से सोचेंगे, और किसी इंस्टेंट पे आप बहुत ज्यादा फिजिक्स की तरह सोच रहे होंगे। कहीं पे आप क्लासिकली सोचोगे, कहीं पे आप क्वांटम मैकेनिक्स तरीके से सोचोगे। दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर जो है सबसे एडवांस टॉपिक है आपके केमिस्ट्री सिलेबस का, एज वेल एज मैं कहूंगा पूरे आपके जेई सिलेबस का, क्योंकि इसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को कुछ डिटेल में पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, नोट डिटेल मतलब आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल में आप जाकर के आगे पढ़ोगे, जेई सिलेबस के बाहर की बात है डिटेल में पढ़ना, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन या उस पर बेस्ड सवाल को करने में। खैर, हम लोग बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल जो मॉडल होगा, बहुत सिंपल जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो आप 9th 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से करेंगे। देखिए, एटम का जानकारी, जैसा कि हमने आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं हम आपको, कि एटम का जानकारी डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया था, और यह माना गया था कि एटम डिविजिबल नहीं होगा, एटम जो होगा अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। डेमोक्रिटस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत सारे फिलोसफर ने, डेमोक्रिटस को आप फिलोसफर बोलो ना कि साइंटिस्ट, तो बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये माना कि एटम जो होगा एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। एटम को हम लोग फर्दर डिसोसिएट, फर्दर क्लासिफाई, फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते, डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक एजम्पशन था अप टू डाल्टन। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहला एजम्पशन यही दिया गया था कि एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो हमने बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, एटम जो होता है इंडिस्ट्रक्टिव होता है, जो शुरुआती असम्पशन था। शुरुआत में लोग मान के चल रहे थे। हालांकि इस चैप्टर में पता चलेगा कि एटम डिविजिबल होता है। आप पहले से भी जानते होंगे, 9th क्लास से ये चीज पढ़ना होता है कि भाई एटम डिविजिबल होता है, एटम में न्यूक्लियस होगा, एटम में ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा। तो ये सभी चीजें कैसे अपीयर हुआ, सिस्टमैटिक रूप से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे ना पढ़े होंगे, यहां पर हम लोग आपको सारा जो भी टॉपिक्स पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे कि जो मेजर कह सकते हो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोग को मेजर पॉइंट्स पढ़ना है वो ये सब पढ़ना है। मेजर जो टॉपिक्स कह सकते हो ये सब पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना हम लोग को जे थॉमसन मॉडल या जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट और इसका मॉडल। ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल। इसके पहले हालांकि हम आपको और मिलिकन ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बताएंगे कि उस पे सवाल पूछा गया है, एम्स में सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल होता है उस पे, इसलिए हम उस सवाल उसको भी करवाएंगे आपको। तीसरा हम बताएंगे फिर इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। यहां पे आपको इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाना होगा मुझे, जिसमें कि हम आपको बहुत सारी चीज पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाएंगे, कैसे डेवलप हुआ क्वांटम मैकेनिक्स। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आपको जानकारी देना होगा मुझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जानकारी देना होगा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जानकारी देना होगा आपको, और उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को भी हम लोग को पढ़ना होगा। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से, तीनों मॉडल से हम लोग को पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। और उसके बाद चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे, बोर मॉडल पढ़ेंगे, एंड बोर मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी पे बेस्ड हम लोग आगे थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके सोमरफेल्ड मॉडल ही पढ़ेंगे। ठीक है, और बोर मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल फेल होने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको दो चीज पढ़ना है बेसिकली। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में
आपको दो पढ़ना है, एक हाइजेनबर्ग मेथड या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप कह सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने का एक तरीका ये है जो हम लोग को पढ़ना है, तरीका तो और भी है जो हम लोग के सिलेबस से बहुत बाहर है, और दूसरा हम लोग को स्क्वाड्रेटिक वेव इक्वेशन पढ़ना है। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, वेव इक्वेशन पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में हम आपको छठा पॉइंट हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया देंगे कि कैसे आप एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, क्या क्या तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, रूल्स क्या है, किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो यही हमारा टोटल सिलेबस है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे पहला दूसरा पॉइंट आप लोग बहुत बेसिक में 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अब शुरुआत से यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग देते हैं जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, और उससे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखिए जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, देखिए जे थॉमसन जो है पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूफ किया कि एटम डिविजिबल होता है। इसके पहले तक जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि डाल्टन तक सभी लोग यही मानते थे कि एटम जो होगा इनडिविजिबल होगा, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस होता है। लेकिन जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले ये प्रूफ हुआ कि एटम डिविजिबल होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका डिस्कवरी हुआ। और तीसरा पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से तीन चीजें आया था। पहला एटम डिविजिबल होगा, ये प्रूफ किया गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। नॉट चार्ज, नॉट मास, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो through J Thomson experiment, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सबसे पहला चीज ये हुआ कि एटम वाज प्रूव्ड टू बी डिविजिबल। एटम जो हो गया प्रूव्ड हो गया टू बी डिविजिबल, एटम जो होगा डिविजिबल होगा, ये प्रूफ हो गया। इसके पहले लोग यही मानते थे कि एटम जो होगा इनडिविजिबल होगा। दूसरा चीज ये किया गया कि एटम इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। और तीसरा जो होगा चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो कि जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से आया था। किस तरह से आया था, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, आज की क्लास में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तो देखिए जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट was based on discharge tube experiment, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझना होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। देखिए हम डिस्चार्ज ट्यूब को आपको समझाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल होता है विथ फॉलोइंग सेटअप। एक सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल है और इसमें दोनों छोर पे क्या होता है, एक मेटल प्लेट लगा रहता है। ये हमने बताया आपको, सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल है, सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल है। इसके दोनों छोर पे क्या होगा, मेटल रॉड लगा रहेगा, मेटल प्लेट लगा रहेगा, जिसको कि आप क्या करोगे, बैटरी से जोड़ दो, जिसको क्या बैटरी से जोड़ दोगे। ये बैटरी है,
जैसे कि आपने कनेक्ट कर दिया। बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल है और बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा वो पॉजिटिव प्लेट होगा, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एनोड कहेंगे। और जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ेगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। तो आपका एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ठीक है, आपका एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। दूसरी बात यह है कि यहां पे कुछ और चीजें होता है, जैसे कि यहां पे हम क्या करते हैं, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस रखा जाता है जो क्या करता है, जो वेसल होगा उसमें प्रेशर को मेजर कर पाएगा। इसको हम लोग प्रेशर गेज करते हैं। ये मार्किंग हम कर दे रहे हैं, प्रेशर का कितना है, कितना वैल्यू है, ये दिखा रहा है। इसको हम लोग प्रेशर गेज करते हैं। यहां पर एक वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप का काम क्या है कि जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में उसको बाहर निकाल लेना। वैक्यूम पंप का काम है कि गैस जो है उसको बाहर निकाल लेना, एज वेल एज डिजायर्ड गैस फिल कर देना। मान लो आपको हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो एयर इससे बाहर निकाल के हाइड्रोजन फिल कर दिया। ऑक्सीजन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो एयर बाहर निकाल के ऑक्सीजन फिल कर दिया, एंड सो ऑन। तो गैस को आप ये कर सकते हो। यहां पर देखोगे आपको एक स्विच लगा रहेगा, जिसको कि आप, ये ऑब्वियस सी बात है, स्विच है। ये हमारा बैटरी है। यहां पर आप देखोगे कि बैटरी के बगल में एक एम्पलीफायर लगा रहता है। एम्पलीफायर का काम है वोल्टेज को इंस्टेंटेनियसली बढ़ा देना। एक गौर कीजिएगा, इंस्टेंटेनियसली बढ़ा देना, एक इंस्टेंट पे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बढ़ा देगा। एम्पलीफायर जो होगा, ये एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का काम है वोल्टेज को फ्लक्चुएट कर देना। जैसे कि वोल्टेज आपका अगर मान लो इस तरह का है, 100 वोल्ट है, तो वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस मतलब इस तरह से बढ़ा देना। किसी इंस्टेंट में मान लो इसको 5000 से ऊपर कर देना। मान लो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जो 5000 वोल्ट से ज्यादा पे हो रहा है, तो आपको 5000 वोल्ट से ज्यादा चाहिए वोल्टेज, तो आप 5000 वोल्टेज लाओगे नहीं, बल्कि उसमें एक एम्पलीफायर लगा के क्या कर सकते हो, वोल्टेज को फ्लक्चुएट करा सकते हो। तो इस इंस्टेंट पे जहां पर वोल्टेज 5000 वोल्ट से ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंट कैन बी डन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को फ्लक्चुएट करवा करके आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जो है हायर वोल्टेज का नीड होता है। तो ये सब चीजें हैं। 2 मेटल प्लेट लगा रहता है दोनों किनारे पर, जिसको कैथोड एनोड कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट है और वो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज और एनोड रेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो आप जानते होंगे, सुने होंगे डेफिनेटली। तो हम लोग कैथोड रेज और एनोड रेज होता क्या है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, ये सारा कुछ हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, cathode rays and anode rays, cathode rays and anode rays are produced कैथोड रेज और एनोड रेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों रेज को, कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स। एक प्रॉब्लम ये होता है कि कैथोड रेज तो लोग समझते हैं, एनोड रेज को तरीके से लोग नहीं समझते हैं। तो हम समझाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं अब कैथोड रेज। पहला हम लोग पढ़ते हैं कैथोड रेज। देखिए देखा जाता है कि सफिशिएंटली हाई वोल्टेज पर अराउंड 10,000 वोल्ट, वोल्टेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम वोल्टेज पे ऐसा नहीं होगा। एनोड रेज कैथोड रेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो कैथोड रेज का प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंटली हाई वोल्टेज चाहिए, अराउंड 10,000 वोल्ट। क्या होता है, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कैथोड प्लेट से निकलता है और जो कि एनोड की तरफ मूव करता है इन स्ट्रेट लाइन एट लो प्रेशर। गौर कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन में तभी मूव करेगा जब लो प्रेशर रखोगे आप। इसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। समझ में आया? कैथोड जो आपका कैथोड है और इधर हम एनोड लिख रहे हैं, एक तरफ कैथोड लिख रहे हैं, एक तरफ हम एनोड लिख रहे हैं।
तो जो कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड से क्या हो रहा है, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकल रहा है एट वेरी हाई वोल्टेज, और जो कि मूव कर रहा है किस तरफ, एनोड की तरफ इन स्ट्रेट लाइन एट लो प्रेशर, एट सफिशिएंटली लो प्रेशर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, तो एट सफिशिएंटली हाई वोल्टेज, पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको, एट सफिशिएंटली हाई वोल्टेज around 10,000 volt, a stream of particles emit from cathode plate. A stream of particles emit from cathode plate, ठीक है, which is called cathode rays, इसी को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पे, लगभग 4 से 5 mm प्रेशर पे, जो बहुत कम है। नॉर्मल प्रेशर जो होता है लगभग 760 180 760 mm of Hg होता है। ठीक है, तो एट वेरी लो प्रेशर कैथोड रेज हैव टेंडेंसी टू मूव, या हैव टेंडेंसी तो हमेशा होगा, मूव्स लिखते हैं। ठीक है, कैथोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड एनोड, एनोड की तरफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कैथोड रेज, और जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि कैथोड रेज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। देखिए, पॉजिटिव की तरफ अगर मूव कर रहा है कोई चीज, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। इससे आप डिटेक्शन कर सकते हो कि कैथोड रेज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हम अब समझाते हैं कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज। तो ये तो डेफिनेशन हुआ कि क्या होता है कैथोड रेज, लेकिन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज की बात करें तो देखिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहला बात यही है कि कैथोड रे जो होता है कुछ नहीं बल्कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम है ये। इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल से बाहर निकलता है अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे जो होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, कैथोड रे जो होगा कंसिस्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग अगर बात करते हैं, देखिए कैथोड रेज का अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी पार्टिकल का क्या होता है, उसका चार्ज और उसका मास होता है। तो अगर हम चार्ज और मास की बात करें तो जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। जो वोल्टेज डिपेंड करेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करो या कम अप्लाई करो निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज और मास क्या होगा, सब सेम होगा। तो कैथोड रेज का बेसिक प्रॉपर्टी जो होगा वोल्टेज अप्लाइड पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, जो कैथोड रे जो निकल रहा होगा उसका स्पीड बढ़ेगा। वोल्टेज घटाओगे तो स्पीड घटेगा, लेकिन अल्टीमेटली चार्ज और मास कैथोड रेज का क्या होगा, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की बात करें, बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है चार्ज एंड मास। किसी भी पार्टिकल का बेसिक प्रॉपर्टी मतलब चार्ज एंड मास। ऑफ कैथोड रेज डोंट डिपेंड, कैथोड रेज डोंट डिपेंड on the gas, on the voltage applied, on the voltage applied। वोल्टेज जो अप्लाइड करोगे आप, वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई करेंगे उस पे बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड
नहीं करेगा। बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज अगर आपने किया, बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज ओनली स्पीड ऑफ कैथोड रेज इमिटेड इंक्रीजेस, ओनली स्पीड ऑफ कैथोड रेज इंक्रीजेस। जो स्पीड होगा कैथोड रेज का वो इंक्रीज करेगा वोल्टेज बढ़ाने पर। ठीक है, यही जो है आपका कैथोड रेज का बेसिक प्रॉपर्टी है, डिपेंड नहीं करेगा वोल्टेज इफेक्ट पे। अब अगर हम बात करें कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जो हमने गैस भरा है डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? फिर नहीं करेगा। गैस जो आप भरे हो उससे क्या मतलब है कि जो क्या निकल रहा है यहां से कैथोड प्लेट से क्या निकल रहा है, उससे कोई रिलेशन नहीं है गैस फील्ड का, इसलिए गैस फील्ड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज don't depend on the gas filled in discharge tube। जो गैस आपने भरा है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी हुआ अगला। ठीक है, अब अगर हम बात करें चौथे प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो चौथा प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कि अगर हम कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डिफ्लेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि कैथोड रेज पे चार्ज है। कोई भी पार्टिकल पे अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो डिफ्लेक्ट होगा, तब भी डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स लगाता है जब चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड भी हो। अगर आप जानते होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है Q × E होता है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है Q V × B होता है। ठीक है, तो अगर चार्ज भी और स्पीड भी है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन रखना होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। खैर, तो चार्ज और स्पीड अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी तरीके से अप्लाई करें तो फोर्स लगेगा, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो चूंकि इसके पास चार्ज और स्पीड दोनों है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाएगा कैथोड रेज पे, और इसलिए ये डिफ्लेक्ट होगा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन external electric field and magnetic field, external electric field and magnetic field। ठीक है, कैथोड रेज होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज इसके पास चार्ज भी है और स्पीड भी है। पांचवा, अगर हम बात करें कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब है कि अगर मान लो हम कैथोड रेज के पास में कोई एक फैन रख दिया छोटा सा, तो क्या इस फैन को रोटेट करने का टेंडेंसी होगा? इसको करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, मास है और स्पीड है। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पीड होगा, जिसके कारण से जब ये हिट करेगा वाल को, सॉरी फैन का जो मतलब ब्लेड है उसको जब हिट करेगा तो उसको रोटेट करने का टेंडेंसी होगा। तो कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट बिकॉज इसके पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम होगा तो फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो मोशन में रखने का टेंडेंसी रखेगा, मोशन में लाने का टेंडेंसी रखेगा, प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। तो ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो कैथोड रेज के बारे में आपको जानना चाहिए। कैथोड रेज पे आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये सब लोग जानते हैं। कैथोड रेज बहुत आसान है समझना, तो कैथोड रेज पे सवाल कम ही पूछने का चांस है। हम लोग अब एनोड रेज पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनोड रेज को बहुत कम लोग तरीके से समझते हैं कि एनोड रेज कैसे बनता है और एनोड रेज है क्या। देखिए, हम लोग एनोड रेज पढ़ते हैं, एनोड रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एनोड रेज। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट जब कैथोड रेज को पढ़ा दिया जाता है कि कैथोड प्लेट से निकलता है, तो एनोड रेज को बहुत लोगों को लगता है कि एनोड प्लेट से निकलता है, जो कि गलत है। एनोड रेज एनोड प्लेट से नहीं निकलता है, यह सबसे पहला पॉइंट समझना है।
जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक मेटल प्लेट से, एक मेटल से निकल जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन वगैरह, प्रोटॉन कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को निकाल दोगे, वो तब हो सकता है जब न्यूक्लियर प्रोसेस कर रहे हो आप, वो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप मेटल प्लेट से प्रोटॉन वगैरह निकाल दो। तो इसलिए एनोड रेज, पहली बात यही है कि आपको समझना चाहिए कि एनोड प्लेट से नहीं निकलता है, ठीक है। तो सवाल उठता है कहां से निकलता है? तो एनोड रेज जो होता है, जो एनोड प्लेट के नजदीक का रीजन है, जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो यहां पे मतलब कोई मॉलिक्यूल्स रखे हो आप, उसके आयोनाइजेशन से निकलता है। और सिंस एनोड प्लेट के नजदीक से निकलता है, और इसलिए ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट एनोड रेज इमिट फ्रॉम एनोड। एक्चुअली एनोड रेज इमिट फ्रॉम द रीजन प्रेजेंट नियर द एनोड प्लेट, जो उस तरह से बनेगा बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट दैट रीजन, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि जब आप कैथोड रेज यहां से मूव करवा रहे हो, इधर लिखते हैं कैथोड रेज यहां से आपने मूव कराया, ठीक है, कैथोड रेज आपने मूव कराया, 4 पार्टिकल हम कैथोड रेज का मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, आप जान रहे हो ये कैथोड रेज हमने टच करके दिखाया बिकॉज प्लेट से निकलता है, कैथोड प्लेट है ये। और यहां पे आपका क्या है? एनोड प्लेट, ठीक है। तो एक चीज भी, एक और चीज गौर करने लायक है कि कंपेयर टू कैथोड रेज, एनोड रेज ज्यादा वोल्टेज पर निकलता है। जैसे कि हमने बोला कैथोड रेज के लिए 10,000 वोल्ट चाहिए, तो एनोड रेज के लिए 11,000 12,000 वोल्ट चाहिए, मतलब ज्यादा वोल्टेज चाहिए, और लो प्रेशर पे निकलता है। ज्यादा वोल्टेज करने पे जो स्पीड ऑफ इमिटिंग कैथोड रेज होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला तो ये चीज है कि कंपेयर टू कैथोड रेज, इन सब का मतलब है कुछ, इसलिए हम दिखा रहे हैं कंपेयर टू कैथोड रेज, ठीक है। एनोड रेज इमिट एट रिलेटिवली हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज मतलब 11,000 वोल्ट आप लिख देते हैं हम यहां पे, वो 10,000 वोल्ट पे निकला था, एंड लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर पे वहां पे 4-5 mm पे निकला था, यहां 0.4 0.5 mm पे निकलेगा, 10 गुना कम प्रेशर पे मालूम निकलेगा। तो क्या होगा? जब आप ज्यादा वोल्टेज रखोगे तो ज्यादा यहां पे क्या होगा? कैथोड रेज का काइनेटिक एनर्जी होगा जो इमिट कर रहा होगा यहां पर। अब जब कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा। हम जो एरो का लेंथ दे रहे हैं उससे आप समझ लो हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड बना रहे हैं, कि स्पीड बढ़ रहा है भाई, एरो का लेंथ बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है। उसके बाद यहां पर आने पर, इस रीजन में आने पर क्या होगा? कैथोड रेज का जो काइनेटिक एनर्जी होगा एकदम नियर मोस्ट है एनोड रेज के, जो कि हम नियर मोस्ट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमको कुछ यहां पर लिखना भी है, इसलिए वो नियर मोस्ट है, बस जान लीजिए। वहां पर जाके क्या होगा? स्पीड जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे अब मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का कैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि एज कैथोड रेज मूव टुवर्ड एनोड प्लेट, एनोड प्लेट की तरफ जैसे जैसे मूव करेगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी increases and becomes maximum at कहां पर? एट या एकदम नियर एनोड प्लेट, एनोड प्लेट पे क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। हमने लोअर प्रेशर कहा था, एक चीज गौर कीजिएगा, हायर वॉल्यूम, हायर वोल्टेज तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हायर वोल्टेज करने पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा एक्सेलरेट होगा कैथोड पार्टिकल, जिसके कारण से वहां पर जाके काइनेटिक एनर्जी उसका सबसे ज्यादा हो पाएगा। काइनेटिक एनर्जी का हो या स्पीड का हो। लोअर प्रेशर इसलिए कहा गया था बिकॉज अगर आप प्रेशर ज्यादा रखते हो, इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा रखते हो, गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा इसलिए क्या होगा? एनर्जी वेस्ट ज्यादा होगा, और
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। जब आप बार बार टकराओगे कैथोड पार्टिकल को मॉलिक्यूल से, तो क्या होगा, उसका एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। तो इसलिए हम लोग पार्टिकल्स का संख्या कम रखते हैं। पार्टिकल्स का संख्या कम रखने का मतलब है कि जो प्रेशर होगा डिस्चार्ज ट्यूब का, वो क्या होगा, कम होगा। अब जब वहां पर जाके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो चुका है, तो मान लिया हमने क्या किया, इफ O2 गैस इज फिल्ड। अब हम उसके बाद एक केस ले लेते हैं, अलग अलग गैस रखेंगे तो अलग अलग तरीके से होगा। हम एक केस लेते हैं, O2 गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम O2 गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं तो क्या होगा, O2 जो प्रेजेंट नियर एनोड प्लेट होगा, उस पे अगर हम Ke मैक्स से, उस पे अगर हम Ke मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उससे अगर हम टकराना शुरू कर दें, उससे अगर हम टकराना शुरू कर दें कैथोड पार्टिकल्स को, तो ये ब्रेक कर देगा, डिसोसिएट कर देगा, बना देगा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है। फर्दर अगर हम इस पे फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से टकराए, और काइनेटिक एनर्जी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि O को क्या कर दे, आयोनाइज कर दे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। मतलब साफ है कि अगर हमने मान लिया O2 फिल किया इसमें, तो इसको तोड़ करके बना लिया O+, O2 को टकराया बन गया O+, O2 को तोड़ा बना लिया O+, O2 को तोड़ा बना लिया O+। ठीक है। तो जब O+ बनेगा, जैसे ही O+ बना, ये क्या होगा, चूंकि प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस से रिपेल होगा और प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा। तो प्लस क्या होगा, ये सभी O+, ये जो O+ दिख रहा है आपको, ये जो होगा इंस्टेंटली क्या होगा, कैथोड प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। और ऐसा लगेगा आपको कि जो O+ है वो सीम्स टू इमिट फ्रॉम एनोड, और ये O+ जो है यही एनोड रेज है, एनोड रेज का पार्टिकल है। ठीक है। अब देखो, एज सून एज पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज जनरेटेड, particles of anode ray generated, it start to move, they start to move toward cathode rays, cathode plate की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। and it seems that, और ऐसा लगता है कि anode rays emit from एनोड प्लेट, ऐसा लगेगा। नोट ये चीज गौर करिएगा कि ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि एनोड रेज एनोड प्लेट से निकल रहा है, एक्चुअल में एनोड रेज एनोड प्लेट से नहीं निकलेगा। तो ये चीज गौर करने लायक है कि जब आप प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज की बात करते हो, तो यही मैकेनिज्म है प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज का। एनोड रेज जैसा कि आपने देखा कि आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नियर द एनोड प्लेट से क्या होता है, एनोड रेज का प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए आप ये बहुत तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग एनोड रेज को समझ सकते हैं। कैथोड रेज बहुत सिंपल है, कैथोड रेज के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन एनोड रेज ट्रबल करता है लोगों को, एनोड रेज को समझना दिक्कत करता है। तो एनोड रेज के प्रोडक्शन का मैकेनिज्म यही है। तो आप एनोड रेज समझ गए होंगे कि रिलेटिवली कंपेयर टू कैथोड रेज, रिलेटिवली हायर वोल्टेज पे और लोअर प्रेशर पे निकलता है। क्यों निकलता है ये पता चल रहा होगा। हायर वोल्टेज पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो पाएगा, लोअर प्रेशर पे कम एनर्जी वेस्ट करेगा, जिसके कारण से टकरा करके उसको आयोनाइज कर पाएगा गैसियस मॉलिक्यूल को, और जो आयोनाइज करके जो गैसियस आयंस बनेगा वही एनोड रेज है। ठीक है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज पढ़ते हैं। ये तो एनोड रेज का प्रोडक्शन हुआ, एनोड रेज है क्या। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज पढ़ते हैं। ठीक है। तो एनोड रेज का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज। सबसे पहला पॉइंट यह है कि एनोड रे जो होता है पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होता है। एक चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होगा, ये प्रोटॉन नहीं होगा, ये बात गौर करना है। प्रोटॉन
किसी एक खास केस में हो सकता है। कब? जब हम हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में। अगर हम H2 गैस फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, तब जाकर के H+ बनेगा, और H+ होता है प्रोटॉन होता है। H+ आप समझ सकते हो, H+ प्रोटॉन होता है। H मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो H+ का मतलब एक प्रोटॉन, ठीक है। तो H+ होता है एक प्रोटॉन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड में सबसे पहला पॉइंट यही है कि एनोड रे जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होगा। ये जो होता है प्रोटॉन से बना हो सकता है, बशर्ते कि जो हम गैस भरे डिस्चार्ज ट्यूब में वो क्या करें, हाइड्रोजन गैस भरें, ठीक है। तो एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। It can be consist of proton, it can be consist of proton if, proton मतलब हम लिखते हैं यहां पे H+, if H2 gas is filled in discharge tube। अभी आपको बताया गया कि जैसे हम O2 गैस भर रहे थे तो O+ बन रहा था, तो उसी तरह से अगर हम H2 गैस भरेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में तो H+ बनेगा, और इसलिए क्या होगा, प्रोटॉन हो सकता है, बस एक केस में। ये सब पूछा आ सकता है कि प्रोटॉन कब होगा, कब होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब चीजें। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, मतलब उसका चार्ज एंड मास फील्ड, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज, ठीक है, मतलब चार्ज एंड मास वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए वोल्टेज पे बहुत स्लाइटली डिपेंड करेगा, बहुत कम डिपेंड करेगा, स्लाइटली डिपेंड करेगा। कारण क्या है, देखिए ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन हम बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि O से O+ बना दिया, इलेक्ट्रॉन टकरा करके K के साथ इसको O+ बना दिया। अगर हम फर्दर इसको टकरा दें इलेक्ट्रॉन के मैक्स के साथ ही, तो O2+ भी तो बना सकता है, देखिए तो O2+ भी बना सकता है, एक और बार आयोनाइजेशन हो जाए। हालांकि एक और बार आयोनाइजेशन होना बहुत टफ काम है, प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ काम है। जो एनर्जी इसमें लगेगा उससे बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगा, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये प्रोसेस हो पाएगा उससे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसके लिए, और काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। मतलब वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज करने पर O2+ जनरेशन नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिपेंड करेगा, वोल्टेज को बहुत ज्यादा से इंक्रीज करोगे तब जाके प्रॉपर्टीज में चेंज दिखेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज स्लाइटली डिपेंड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड। जो वोल्टेज अप्लाइड करोगे उस पर बहुत कम डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा से वोल्टेज अगर आप चेंज करते हो तब ये पॉसिबिलिटी है कि जो चार्ज और मास है वो चेंज कर जाए, बेसिकली चार्ज नॉट मास। अब देखिए अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो डेफिनेटली करेगा, बिकॉज गैस ही से क्या हो रहा है, एनोड रेज का प्रोडक्शन हो रहा है। जिस तरह का गैस भरोगे उस तरह का आयन बनेगा। मान लो आपने O2 भरा तो O+ बना, H2 भरा तो H+ बना, N2 भरा तो N+ बना, आर्गन भरा तो Ar+ निकलेगा। तो यही है, तो ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें जो गैस भरोगे आप उस पे अच्छा खासा डिपेंड है, बिकॉज गैस के आयोनाइजेशन से ही एनोड रेज बन रहा है। तो गैस जिस तरह का भरोगे उस तरह का ही आपको आयन बनेगा। चौथा, एनोड रेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज इसके पास भी चार्ज है और स्पीड है। तो एनोड रेज डिफ्लेक्ट इन
एनोड रेज डिफ्लेक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इसके पास चार्ज और स्पीड दोनों है, और चार्ज और स्पीड दोनों होने का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अगला पॉइंट है हमारा कि एनोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, तो ये भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? बिकॉज इसके पास भी क्या है, मोमेंटम है। तो एनोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट बिकॉज इसके पास मोमेंटम, और मोमेंटम होने का जब किसी अगर आप इसके पाथ में एक फैन रखोगे तो उसके ब्लेड को हिट करने पे उसमें फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, वो मूव कर पाएगा, जिसके कारण से आप कह सकते हो कि एनोड रेज क्या होगा, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनोड रेज का जो आपको समझना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कैथोड रेज क्या है, एनोड रेज क्या है, कैसे कैथोड रेज और एनोड रेज का प्रोडक्शन होगा। अब हम लोग को इसी पे बेस्ड कैथोड रेज एनोड रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट करेंगे, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को जानेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये सारा चीज हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे।